शिक्षा दिस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद पर चर्चा करेंगे। शिक्षा के इतिहास के अंतर्गत क्या था प्राच्य पाश्चात्य विवाद। साथियों, इसके पहले वीडियो में हमने वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा का अध्ययन किया था। वैदिक शिक्षा के क्या गुण दोष रहे हैं, कमियां रही हैं, बौद्ध शिक्षा के गुण दोष और मुस्लिम शिक्षा के गुण दोष को हमने जाना। 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मुस्लिम कालीन शिक्षा मानी जाती है और इसके पश्चात ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ होती है। ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था लागू होने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन प्रारंभ होता है भारत में, वहां से अंग्रेजों की शासन व्यवस्था और शिक्षा शुरुआत मानी जाती है। ब्रिटिश काल में संस्थाओं की स्थापना सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1781 से देखने को मिलती है। वारेन हेस्टिंग्स 1781 में कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में सबसे पहले मदरसा की स्थापना की थी। मदरसा जिसमें अरबी फारसी का अध्ययन होता था। ये हम मान सकते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम भारत में किसी संस्था की स्थापना की नींव डाली। इसके पश्चात 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी 1784 में। और इसके पश्चात 1791 में हम देखते हैं कि ब्रिटिश रेजिडेंट डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। 1791 में ब्रिटिश रेजिमेंट डंकन वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना ये संस्था का जो संस्थाओं की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा की गई, इसमें इन्होंने भारत में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए इन संस्थाओं की स्थापना की। और 1793 यहां से आज्ञा पत्र जारी होता है। ब्रिटिश व्यवस्था के तहत यह व्यवस्था बनाई गई कि हर 20 वर्ष में ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज्ञा पत्र जारी होगा, जिसके तहत जो भारत में शासन व्यवस्था है उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसमें नई नई चीजें जोड़ी जाएंगी। एक व्यवस्था वहीं से संचालित होगी। तो 1793 में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में व्यवस्था जारी होती है, उसमें अंग्रेज के कुछ अधिकारी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य थे, जिसमें प्रमुख नाम आता है रॉबर्ट विल्बरफोर्स,
1793 में रॉबर्ट विल्बरफोर्स रॉबर्ट विल्बरफोर्स ये जो चार्ल्स से ग्रांट मिलती थी, जो ईसाइयों मिशनरियों के समर्थक थे, इन्होंने ये विचार दिया कि भारत में मिशनरियों को खुली छूट दे दी जाए कि वो जाएं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, शिक्षा का भी प्रसार करें। लेकिन उस समय भारतीय दृष्टि से ब्रिटिश के अधिकारी जिन्होंने इसका विरोध किया वो थे रेडल जैक्सन। उनको लगा कि भारतीय दृष्टि से ये ठीक नहीं है। काफी बहस के पश्चात 1793 में जो पार्लियामेंट में आज्ञा पत्र प्रस्तुत हुआ था उसका इन्होंने विरोध किया और वो आज्ञा पत्र, उसमें ये बात पास नहीं हो पाई कि जो ग्रांट और ईसाई मिशनरियों को पूरी छूट देने की थी वो वहीं विफल हो गया। रेडल जैक्सन यह भी पार्लियामेंट के सदस्य थे। इन्होंने रॉबर्ट विल्बरफोर्स के मिशनरियों के प्रवेश की बात को अपने विरोध के द्वारा इसको होने नहीं दिया। लेकिन ये बातें शांत नहीं हुई। जो हम लोग पाश्चात्य विवाद समझना चाहते हैं उसकी जो भूमिका है, जो समस्या है, 1813 का आज्ञा पत्र है, उसको हमको समझना है। 1793 में जब ये व्यवस्था लागू नहीं हुई, उसके पश्चात भी रॉबर्ट विल्बरफोर्स और मिशनरियों के कुछ सदस्य ये सब बराबर मांग करते रहे कि नहीं, भारत में मिशनरियों को छूट मिलनी चाहिए और ईसाई धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होता रहे। इसके पश्चात फिर 1813 में ठीक 20 वर्ष के पश्चात 1813 के चार्टर एक्ट में सबके दबाव में आज्ञा पत्र पास होता है जिसमें मिशनरियों के प्रवेश की छूट मिलती है और 3 चीजें महत्वपूर्ण जो उस आज्ञा पत्र में संशोधन किया गया वह पहला था कि यूरोपीय मिशनरियों को भारतीय देश मतलब भारत में जो शासन जहां जहां है वहां सबको ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छूट दे दी गई। मिशनरियां भारत में आना प्रारंभ कर दी गई। ईसाई धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी शासित प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था करे, यह दूसरा पॉइंट था। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वह 1 लाख रुपए जो अनुदान में ग्रांट में मिलता था वह साहित्य और विद्वानों के ऊपर खर्च करने के लिए था। यही विवाद का जड़ होता है। तो जो 1813 की चार्टर एक्ट तीन बिंदु जोड़े गए, वो 3 बिंदु हैं। सबसे पहला, यूरोपीय मिशनरियों के भारत में प्रवेश की छूट। मिशनरियों की
भारत में प्रवेश छूट और ईसाई धर्म का प्रचार, शिक्षा प्रसार पहला बिंदु था जो छूट दिया गया। जो दूसरा उनको महत्वपूर्ण छूट दी गई उसमें था कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासित प्रदेशों में शिक्षा की व्यवस्था करे। ईस्ट इंडिया कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करे। और तीसरा 1,00,000 रुपए अनुदान का साहित्य और विद्वानों पर खर्च। यही 3 बिंदु 1813 के चार्टर एक्ट में जोड़े गए। इसी को 1813 के चार्टर एक्ट की 43वीं धारा कहा जाता है। ये जो तीसरी धारा है, तीसरा बिंदु है, यही विवाद का जड़ होता है। 1,00,000 रुपया, इसी 1,00,000 रुपए साहित्य और विद्वान, यही प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की जड़ है। 1813 के चार्टर एक्ट में जो 1,00,000 रुपए अनुदान के रूप में देने की बात की गई, जो 3 धाराएं जोड़ी गई थी, इसमें तीसरी धारा, तीसरा बिंदु, इसमें यह नहीं स्पष्ट हुआ कि शिक्षा का स्वरूप और माध्यम क्या होगा। अंग्रेजी होगी कि उर्दू होगी कि अरबी होगी कि हिंदी होगी, क्या होगी शिक्षा का स्वरूप, यह स्पष्ट नहीं हुआ। हम इसको समझते हैं क्रम से। शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप अस्पष्ट नहीं। शिक्षा का स्वरूप जो था वह अस्पष्ट नहीं था। उसका माध्यम क्या था वो अस्पष्ट नहीं था। क्या माध्यम होगा? एक ये विवाद, साहित्य कौन सा होगा ये अस्पष्ट नहीं। विद्वान कौन से होंगे, किन विद्वानों पर खर्चा किया जाए 1,00,000 रुपए, ये भी स्पष्ट नहीं था। यही मूल समस्या थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए विद्रोह हुआ, सबने अपनी बातें रखी, लेकिन इस बात को कुछ लोगों ने अपने हिसाब से ये कहा कि साहित्य का मतलब भारतीय साहित्य है, भारतीय वाङ्मय है, जिसमें हिंदी के साहित्य, अरबी के साहित्य, संस्कृत के साहित्य, जो भारतीय साहित्य हैं उनकी बात की गई है, और जो विद्वान की बात हुई है वह भी भारतीय विद्वानों की बात हुई है, जो भारतीय साहित्य के विद्वान हैं उन्हीं की बात हुई है। माध्यम, शिक्षा का जो माध्यम होगा वह हिंदी होगा, अरबी होगा, संस्कृत होगा। लेकिन कुछ जो अधिकारी हैं वह कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो साहित्य है वह अंग्रेजी साहित्य है,
संस्कृत साहित्य नहीं है। ये अंग्रेजी होगा या हिंदी होगा, यही मेन प्राच्य और पाश्चात्य विवाद रहा। अंग्रेजी साहित्य के जो समर्थक थे वो पाश्चात्य माने गए, जो अंग्रेजी विद्वान के समर्थक थे उनको पाश्चात्य ग्रुप कहा गया, जो अंग्रेजी के समर्थक थे, माध्यम के समर्थक थे, उनको भी पाश्चात्य ग्रुप में रखा गया। और जो ये चाहते थे कि नहीं, भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वानों के द्वारा ही शिक्षा की व्यवस्था संचालित हो, उन्हीं के ऊपर 1 लाख रुपए ये खर्च किया जाए, उनको प्राच्य समूह में रखा गया। यही प्राच्य विद्वान का जो ग्रुप था और पाश्चात्य विद्वानों का ग्रुप था, जो 1 लाख रुपए साहित्य और विद्वान शब्द की व्याख्या अपने अपने हिसाब से करते थे, इन्हीं को प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के रूप में हम जानते हैं। इसमें कौन कौन से विद्वान थे, कौन कौन से अधिकारी थे, इसको भी हम जानेंगे और इनका क्या तर्क था। प्राच्य विद्वानों का, प्राच्य जो अधिकारी थे, प्राच्यवादी थे, उनका क्या तर्क था और पाश्चात्यवादी जो विचारक थे उनका क्या तर्क था, उसको भी हम जानेंगे। सत्रह के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव मजबूत होती है। भारत में वो अपनी शासन व्यवस्था को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं। उसी के अंतर्गत धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन भारत में मजबूती से आगे बढ़ता है। हम सब जानते हैं प्राच्यवादी समूह पाश्चात्यवादी समूह। प्राच्यवादी समूह और पाश्चात्यवादी समूह, ये जो दोनों के बीच विवाद था, दोनों का अपना तर्क था, उसको भी हमको जानना है। इसमें जो विचारधाराएं आई प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी की, इसमें पहला जो समूह प्राच्यवादी है, इसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी थे। जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके वरिष्ठ अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी इसके समर्थक थे। प्राच्यवादी, इसके पहले जो शासन व्यवस्था चल रही थी, वारेन हेस्टिंग जिन्होंने संस्थाओं की स्थापना की, मिंटो का भी नाम आता है, लॉर्ड मिंटो ने भी अपनी शिक्षा नीति बनाई। उन सब में भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने की बात थी। ये लोग प्राच्य विचारधारा के समर्थक थे, जिसमें विल्सन का नाम आता है, प्रिंसेप का नाम आता है। ये सब भारतीय दृष्टिकोण से ये मानते थे कि भारतीय साहित्यों और भारतीय विद्वानों पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाए। इनका जो तर्क था वो ये था कि भारतीय साहित्यों, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना चाहिए। कुछ उदारवादी जो प्राच्य विचारक थे
वो ये मानते थे कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का भी सामान्य रूप में शिक्षा दी जा सकती है। तो जो इनका विचार था वह था हिंदी साहित्य का विकास करना, भारतीय हिंदी साहित्य के बजाय भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करना, किस लिए प्रोत्साहित करना यह भी बताते हैं, तर्क देते हैं कि भारत की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी परंपरा है, भारत की अपनी भाषा, इसलिए भारतीय दृष्टि से जो शिक्षा होनी चाहिए, भारतीय शिक्षा का जो विस्तार होना चाहिए, उसी पर 1,00,000 रुपए खर्च होना चाहिए, क्योंकि भारतीयों को भारतीय भाषा में ही सिखाया और समझाया जा सकता है। तो उनका अपना एक तर्क था। दूसरा तर्क ये भी आता है, जैसे प्रिंसप कहता है, प्रिंसप जो प्राच्यवादी समर्थक है, प्रिंसप ये तर्क देता है कि भारतीय योग्य नहीं है। इसका अपना तर्क है, भारतीय योग्य नहीं है। एक तो भारतीय दृष्टि में ये मानते हैं कि भारत को उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके माध्यम से समझाया जाए, इसलिए जो खर्च है वो भारतीय भाषाओं पे किया जाए, भारतीय साहित्यों पे किया जाए। लेकिन ब्रिटेन के हित में अगर देखा जाए, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के हित में देखा जाए, तो प्रिंसप कहता है कि भारतीय अंग्रेजी भाषा सीखने की योग्य ही नहीं है। ये कहता है कि योग्य ही नहीं है, इसलिए इनको अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान से अपरिचित ही रखा जाए। उसको सिखाने से, उस पर खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए अंग्रेजी साहित्य को न पढ़ाया जाए। वही दूसरा विद्वान समर्थक विल्सन आता है। विल्सन कहता है कि अगर भारतीयों को अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन, ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करा दिया जाएगा तो ये अंग्रेजों का विरोध करेंगे। भारतीय अंग्रेजी सीखकर ब्रिटिश का विरोध करेंगे। इसका अपना तर्क है। प्रिंसप कहता है कि भारतीय योग्य नहीं है, वही विल्सन कहता है कि अगर अंग्रेजी सीख जाएंगे भारतीय तो ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध करेंगे, अंग्रेजों के समकक्ष हो जाएंगे, समकक्ष हो जाएंगे। यही नहीं, अंग्रेजी शासन का विरोध करेंगे। इसका अपना तर्क है, जो कि ब्रिटिश शासन के हित में ये सोचता है। वो ब्रिटिश शासन के विरोध करेंगे, भारतीय जो अंग्रेजी सीख लेंगे, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान सीख लेंगे, वो ब्रिटिश अधिकारियों के समकक्ष हो जाएंगे और
अंग्रेजी सीखकर ब्रिटिशों का विरोध करेंगे। तो इसका है अपना ये तर्क आता है, शासन का विरोध करेंगे, ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध करेंगे और समकक्ष हो जाएंगे, ये विल्सन कहता है। तो ये प्राच्यवादी समर्थक हैं विल्सन और प्रिंसफ, जो भारतीय हित में तो ये सोचते हैं कि भारतीयों को शिक्षित करने का सबसे बड़ा माध्यम की भारतीय भाषा और साहित्य है, और ब्रिटिश हित में ये सोचते हैं कि वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था, ब्रिटिश अधिकारी का विरोध करेंगे, उनके समकक्ष हो जाएंगे और अंग्रेजी सीखने के लायक भी नहीं है, भारतीय बहुत कमजोर है। तो इनका ये प्राच्यवादी समूह का तर्क है। वहीं पर जब हम पाश्चात्यवाद की बात करते हैं तो उनके भी अपने तर्क हैं। इसमें जो समर्थक है वह है विल्सन, प्रिंसेप और साथ साथ हेंस्टिंग और मिंटो की शिक्षा नीति के समर्थक। इसके बाद हम पाश्चात्यवादी समूह देखते हैं, इनका क्या अपना तर्क है। पाश्चात्यवादी समूह, इसमें जो अधिकारी आते हैं, जहां कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी प्राच्यवादी समूह में थे, वहीं पाश्चात्यवादी समूह के अंतर्गत युवा अधिकारी आते हैं। युवा अधिकारी, इनका अपना तर्क है, समर्थक युवा अधिकारी थे। इनका जो तर्क है वह है कि पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य विद्वान, पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य साहित्य के भारतीय विद्वान पर 1 लाख का खर्च किया जाए, इनका अपना ये तर्क था। जिसमें युवा अधिकारी आते हैं और पाश्चात्य साहित्य, जिसमें अंग्रेजी साहित्य, लैटिन साहित्य और उन साहित्यों के जानकार जो भारतीय विद्वान हैं, उन पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाए, जो कि 43वीं धारा में बताया गया है। साहित्य और विद्वानों पर खर्च करने के लिए, साहित्य के रख रखाव और विद्वानों को प्रोत्साहन के लिए। शिक्षा का माध्यम वो अंग्रेजी हो, ये बताते हैं। जहां प्राच्य शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा कहते हैं, ये शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कहते हैं। अंग्रेजी, इनका अपना तर्क है। भारतीयों को पाश्चात्य भाषा साहित्य का ज्ञान कराया जाए, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। इसमें जो सबसे बड़ा समर्थक आता है भारतीय, वह है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये भारतीय भाषाओं, भारतीय साहित्यों के विरोधी नहीं थे, लेकिन ये चाहते थे कि भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने से, अंग्रेजी विद्वानों का समर्थन करने से भारतीयों को जागरूक बनाया जा सकता है, भारतीयों को अंग्रेजी शासन के उपयुक्त तैयार किया जा सकता है, जिससे कि वह अपना उत्थान सही ढंग से कर सके। इसलिए ये
अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी विद्वानों का समर्थन करते हैं। लेकिन इसमें कुछ कट्टरवादी जो ईसाई हैं वह ईसाई धर्म को अनिवार्य करने की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय समर्थक थे अंग्रेजी के। कुछ कट्टरवादी अंग्रेज ईसाई धर्म के समर्थक थे। ये कहते थे कि ईसाई धर्म को ही लागू कर दिया जाए। ज्ञान विज्ञान के पक्षधर राजा राम मोहन राय थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसके द्वारा भारतीयों का उत्थान अच्छे से हो सकता है। और जो पाश्चात्यवादी समूह के जो अंग्रेज थे, जो युवा अधिकारी थे, जो चाहते थे कि भारतीय साहित्य के बजाय अंग्रेजी साहित्य का विकास किया जाए, उस पर ही 1 लाख रुपया खर्च किया जाए, वो उनका तर्क था। भारतीय हित में तो ये था कि उन्नति होगी, लेकिन उससे ज्यादा उनका ब्रिटेन के हित में था कि अगर शासन अच्छे से चलाना है तो हमको अंग्रेजी साहित्य के विकास के फलस्वरूप पश्चिमी संस्कृति का विकास करना है। भारत में अंग्रेजी साहित्य का पठन पाठन होगा, ईसाई धर्म का पठन पाठन होगा, तो भारत में ब्रिटिश संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। इनका तर्क था पश्चिमी संस्कृति का प्रसार। एक ये तर्क था। दूसरा तर्क ये था कि अंग्रेज परस्त जो अधिकारी होंगे वो तैयार होंगे। अंग्रेज परस्त अधिकारी तैयार होंगे। अंग्रेज परस्त तैयार होंगे, अंग्रेज परस्त अधिकारी तैयार होंगे। और जो इनका दूसरा तर्क था वह था कि ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होंगी। ब्रिटिश शासन की जड़ें अगर ये किया जाता है, ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होंगी, ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और ऐसे व्यक्ति तैयार हो जाएंगे जो शरीर से तो भारतीय होंगे लेकिन वो मन से अंग्रेज होंगे। इससे सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो ये होगा कि जो भारत में शासन करने के लिए विदेश मतलब ब्रिटेन से अधिकारी और ब्रिटेन से सहयोगी आते थे, वो यही मिल जाएंगे। यही उनको शिक्षित करके, यही उनको पारंगत करके शासन में सहयोग उनसे लिया जाएगा। जो भारत में पैदा होंगे, भारतीय रूप रंग के होंगे, लेकिन मन से उनको अंग्रेजी के द्वारा, अंग्रेजी प्रसार के द्वारा, अंग्रेजी संस्कृति के द्वारा उनको अंग्रेज बनाया जाएगा, जिससे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। यही पाश्चात्य जो अधिकारी थे, पाश्चात्य समूह के समर्थक थे, उनका विचार था। मन से, शरीर से भारतीय और मन से अंग्रेज मिल जाए। इसके जो समर्थक थे, समर्थकों में मुनरो की बात आती है, मुनरो की बात आती है, एल्फिंस्टन की बात आती है, एल्फिंस्टन और राजा राम मोहन राय।
जो भारतीय समर्थक थे वो थे राजा राम मोहन। ये इसके समर्थक थे। जहां प्राच्यवाद में समर्थक विल्सन प्रिंसेप थे, वहीं पाश्चात्यवाद में मुनरो, एल्फिंस्टन और राजा राम मोहन राय थे। इसके एक समर्थक और आते हैं मैकाले, जो हम लोग पढ़ेंगे। मैकाले, लॉर्ड मैकाले, यह भी इसका प्रबल समर्थक था और यही 1833 के चार्टर एक्ट के पश्चात अंग्रेजी व्यवस्था लागू करता है। तो ये प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद का विवाद था, जिसमें प्रमुख बात थी 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य पे खर्चा किया जाए या अंग्रेज साहित्य पे खर्चा किया जाए। भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया जाए या अंग्रेजी साहित्य के जो विद्वान हैं उन पर खर्च किया जाए। ये विवाद चलता रहा। भारतीय शासन व्यवस्था में ये बातें तो फैली ही, साथ साथ यह ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये बात गई। 1820 में एक समिति का गठन होता है इसके समाधान के लिए, लेकिन वह भी समिति गठित होने के पश्चात अपना कोई सही डिसीजन नहीं ले पाती है, सही निर्णय नहीं ले पाती है। और इसके बाद 1833 में ठीक 20 वर्ष के पश्चात जब पुनः आज्ञा पत्र 1833 आता है, तो उसमें इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया, वह विवाद बना रहा। 1835 में जब मैकाले, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आता है समाधान हेतु, तो उसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि यह 1 लाख रुपए किस पर खर्च किया जाए। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन 1813 के आज्ञा पत्र में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या था उसको हम लोग याद पर अध्ययन किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग मैकाले का विवरण पत्र और 1833 का आज्ञा पत्र पढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।